जय हिंद। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यंग गुरु पे। तो जैसा कि हम इम्पॉर्टेंट रूल्स के इस सीरीज़ में 4 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 5वें वीडियोस में पहुंच चुके हैं। आज मैं फिर आपको इंग्लिश के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स बताऊंगा जो आपके लगभग जितने भी इंग्लिश के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस है वो ईजी वे में करने में हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला बेहतरीन रूल आपके लिए, ये रूल कहता है यूज जेरंड आफ्टर वर्ड्स। हमें हमेशा ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनके बाद जेरंड का यूज करना है। अब जिन्हें पता होगा कि जेरंड क्या है बहुत अच्छा, जिन्हें नहीं पता है वो उनके लिए मैंने लिखा हुआ है कि जेरंड फॉर्म्ड विथ वर्ब्स बट एक्ट एज नाउन। जेरंड उसे कहते हैं, ये एक वर्ब से बनता है लेकिन ये एक्ट करता है एक नाउन की तरह। जैसे हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं डांसिंग। जैसे आप समझ सकते हैं डांसिंग जो है सो डांस वर्ड जो कि एक वर्ब है उससे बना है, लेकिन ये एक्ट कर रहा है एक नाउन की तरह। जैसे हम सेंटेंस बनाता है डांसिंग इज अ गुड हैबिट, तो इसी का मतलब जेरंड होता है। तो आपको कहीं भी सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स दिख जाते हैं। वर्ड्स कौन कौन से हैं? अवॉइड, डिसलाइक, इंजॉय, हेल्प, माइंड, स्टार्ट, स्टॉप, नो गुड, कांट हेल्प एटसेट्रा, और भी ऐसे वर्ड्स हैं। इन सारे वर्ड्स के बाद आपको हमेशा जेरंड का यूज करना है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ही विल स्टार्ट डांसिंग। जैसा कि आपको वर्ड दिख गया स्टार्ट, तो आपको तुरंत ही अकॉर्डिंग टू रूल ये पता रहना चाहिए कि ये हमेशा अपने बाद जेरंड लेगा, इसलिए यहाँ डांस ना होकर डांसिंग हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल है आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। जैसा कि मैंने यह बताया आपका कांट हेल्प के साथ भी आपको जेरंड का यूज करना है, तो कांट का ही पास्ट फॉर्म कुड नॉट है, तो यहाँ इसलिए कुड नॉट हेल्प के बाद यहाँ हमने लाफिंग जो कि एक जेरंड है उसका यूज किया है। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है यू शुड स्टॉप वर्किंग। जैसा कि फिर से सेंटेंस में वर्ड आ गया स्टॉप और ये हमारे रूल में भी है, तो इसके बाद हमें जेरंड का यूज करना है, इसलिए हमने यहाँ वर्किंग वर्ड का यूज किया है। तो पहले रूल से रिलेटेड एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन है ही अवॉइड्स टू स्पीक विथ मी। अब आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। तो जैसा कि आपको आंसर मिल गया होगा, जैसे ही हमने वर्ड देखा अवॉइड, और क्योंकि आपके रूल में भी कहता है कि अगर आपको वर्ड अवॉइड दिख जाए तो इसके बाद हमेशा आपको जेरंड का यूज करना है, और यहाँ पर यूज इन्फिनिटिव टू हुआ है, इसलिए ये पार्ट हमारा इनकरेक्ट है। तो यहाँ स्पीक ना, टू स्पीक ना होकर स्पीकिंग हमारा करेक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो जिन जिनका ये क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तो ये हमारा दूसरा रूल। दूसरा रूल कहता है कि जब भी आपको बिटवीन का यूज करना है तो ये हमेशा दो चीज़ों के सेंस में यूज होगा, लेकिन वही अगर आप अमोंग का यूज करेंगे तो ये फॉर मोर देन टू के सेंस में यूज होता है। हम एग्जांपल से समझते हैं। ही डिवाइडेड द मनी बिटवीन रवि एंड राहुल। तो क्योंकि यहाँ जो मनी है वो डिवाइड हो रहा है किसके किसके बीच? रवि एंड राहुल, तो दो लोगों के बीच डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमने बिटवीन का यूज किया। लेकिन वही दूसरे एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो सेंटेंस है राजेश डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग द पुअर। अब जो राजेश है वो डिस्ट्रीब्यूट किया मिठाई किसके बीच? गरीबों के बीच। तो यहाँ गरीब या दो गरीब नहीं है, यहाँ बहुत सारे गरीबों की बात की जा रही है, इसलिए हम बिटवीन का यूज ना करके हमने अमोंग का यूज किया है। ये कंसेप्ट बहुत ही आपको देखने में इजी लग रहा होगा, लेकिन इससे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दूसरे रूल से क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन है द स्टॉक वॉज डिवाइडेड अमोंग द टू ब्रदर्स। आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। ये एक PYQ भी है। तो जैसा कि आपको आंसर मिल गया होगा कि जैसे आपने देखा टू ब्रदर्स, तो बात यहाँ टू की हो रही है, तो हमारे माइंड में तुरंत आना चाहिए अगर बात टू की होती है तो वर्ड आपको हमेशा बिटवीन यूज करना है, ना कि अमोंग। और क्योंकि यहाँ वर्ड अमोंग यूज किया गया है इसलिए ये पार्ट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा और यहाँ करेक्ट होगा बिटवीन। तो तीसरा रूल आपके लिए। तीसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, देखते हैं रूल क्या कहता है। रूल है जब भी आपको सिंस दिखे तो आपको हमेशा ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करना है, और अगर आपको फॉर दिखे तो ये आपको पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करना है, और आपको फ्रॉम दिखे तो उसे भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करना है। आपको कंफ्यूजन होगा कि सिंस भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फ्रॉम भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? आपको डिफरेंस के लिए मैंने वहां लिखा हुआ है परफेक्ट टेंस। आपको कभी भी सिंस और फॉर हमेशा आपको परफेक्ट टेंस में यूज करना है। अब बात गौर से सुनिएगा, परफेक्ट टेंस हो सकता है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हो सकता है, लेकिन परफेक्ट होना जरूरी है। तो जब भी आपको परफेक्ट टेंस होगा तो आपको सिंस या फॉर का यूज करना है, लेकिन आपका परफेक्ट टेंस छोड़ के अगर कोई दूसरा टेंस है तो आपको फ्रॉम का यूज करना है फॉर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। हम एग्जांपल से समझते हैं। आई हैव नॉट टेकन एनीथिंग सिंस येस्टरडे।
क्योंकि यस्टरडे एक पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहाँ पर हमने सिंस का यूज किया है। और हमने फोर का यूज इसीलिए नहीं किया है क्योंकि आप यह देख सकते हैं कि हैव नॉट टेकन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हो रहा है। और मैंने आपको रूल में लिखा हुआ है कि जहां भी आपको परफेक्ट टेंस दिखता है तो आपको सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करना है, ना कि फोर। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। दूसरा एग्जाम्पल है, आई स्टार्टेड माई स्टडीज फ्रॉम 2 दिसंबर। यहाँ भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम है 2 दिसंबर, तो यहाँ पर सिंस ना यूज होके फ्रॉम यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं आई स्टार्टेड माई स्टडीज, तो ये किस टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस। तो क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस नहीं है, इसलिए हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम का यूज कर रहे हैं। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, यू हैव बीन वर्किंग फॉर 5 days। यू हैव बीन वर्किंग फॉर 5 days। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए हमने फॉर का यूज किया है। और यहाँ पर परफेक्ट टेंस भी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दोनों के बीच डिफरेंस आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया। अगर ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तो इस रूल से रिलेटेड बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन है, रवि हैज बीन वर्किंग सिंस 10 days। आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। तो जैसा कि आपको एरर मिल गया होगा, क्योंकि यहाँ 10 days क्या है? एक पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए कभी आपको सिंस का यूज नहीं करना है। किसका यूज करना है? फोर का। तो यहाँ सिंस की जगह क्या हो जाएगा? फोर। इसलिए हमारा पार्ट बी इनकरेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान से कीजिए। क्वेश्चन है, दे स्टार्टेड स्टडिंग सिंस 1 जनवरी। देखिए इसमें आपका प्रीवियस रूल भी कवर हो गया है। स्टार्ट के बाद हमेशा आपको जेरेंट का यूज करना है, जो कि यहाँ हुआ है। तो ये पार्ट अब अच्छे से देख के बताइए किस पार्ट में करेक्शन होना है। तो जैसा कि आपको आंसर मिल चुका होगा, और मैंने पहले भी बताया कि परफेक्ट टेंस छोड़ के अगर मुझे पॉइंट ऑफ टाइम मिल रहा है तो हमें सिंस ना यूज करके फ्रॉम का यूज करना है। इसलिए हमारा पार्ट बी इनकरेक्ट है। तो यहाँ सिंस ना होकर फ्रॉम का यूज करेक्ट होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन सही हो रहे होंगे, और ऐसे आपके अगर सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो हमारे वीडियोस को सपोर्ट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चौथा रूल आपके लिए। चौथा रूल कहता है, इन नेगेटिव सेंटेंस डेयर नॉट एंड नीड नॉट शुड बी यूज्ड विदाउट टू। इसका कहने का मतलब है, अगर नेगेटिव सेंटेंसेस है तो डेयर नॉट और नीड नॉट कभी भी टू के साथ यूज नहीं होगा। मतलब आपको कभी भी सेंटेंस में डेयर नॉट टू दिया हो या फिर नीड नॉट टू दिया है तो ये इनकरेक्ट होगा। टू यहाँ पर हमें ऑमिट कर देना है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं, यू डेयर नॉट कम हियर। आपको सुनने में अजीब लगेगा कि यार इसके बाद टू होना चाहिए, लेकिन ये इनकरेक्ट है, यहाँ टू नहीं होगा। इसलिए इसका सही वर्जन है, यू डेयर नॉट कम हियर। सेकेंड एग्जाम्पल में, यू नीड नॉट डू दिस। यहाँ आपको कभी भी भूल से भी नीड नॉट के बाद टू का यूज नहीं करना है। तो चौथे रूल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन है, यू डेयर नॉट टू फेल इन द एग्जामिनेशन। आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। आपको ये क्वेश्चन सुन के तो सही लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन सही है, यू डेयर नॉट टू फेल इन द एग्जामिनेशन। लेकिन रूल बोलता है कि आपको कभी भी सेंटेंस में डेयर नॉट या फिर नीड नॉट दिया हो तो उसके बाद कभी भी आपको टू का यूज नहीं करना है। कभी भी आपको टू का यूज नहीं करना है। और क्योंकि यहाँ पार्ट बी में डेयर नॉट के बाद टू का यूज किया गया है, इसलिए ये पार्ट इनकरेक्ट है और यहाँ पर टू हमारा ऑमिट हो जाएगा। ये बहुत ही इजी वे है, इजी कंसेप्ट है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन सारे लोगों का करेक्ट हुआ होगा। तो ये हमारा पांचवा रूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। रूल क्या कहता है, एडजेक्टिव एक्सप्रेसिंग क्वालिटीज, जो भी एडजेक्टिव क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट डू नॉट हैव डिफरेंट डिग्रीज, और उनका डिफरेंट डिग्रीज नहीं होता है। आपने डिग्रीज पढ़ा हुआ होगा, जैसे कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो उनका कोई डिग्री नहीं होता है, कैन नॉट बी कंपेयर्ड, उन्हें कंपेयर भी नहीं किया जा सकता है। आपको एग्जाम्पल से समझने में आसानी होगी। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये सारे एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं। जैसे परफेक्ट, कंप्लीट, एम्प्टी, इम्पॉसिबल, इनफ, फुल, वंडरफुल, मार्वेलस, अल्टीमेट। आप ये सारे वर्ड्स जब देखेंगे तो आप परफेक्ट को अलग डिग्री में चेंज नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि परफेक्ट आप कंपेरेटिव डिग्री बताइए, तो आप नहीं बोल सकते हैं कि परफेक्टर या फिर मोर परफेक्ट, वो रॉन्ग है। तो ये सब वर्ड कंप्लीट मतलब कंप्लीट होता है, इसका कोई भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। एम्प्टी मीन्स एम्प्टी, कोई कम खाली कोई ज़्यादा खाली नहीं, खाली मतलब खाली होता है। तो ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान में रखने, अपने नोटबुक में अंडरलाइन भी कर लेना है ये सारे वर्ड्स को। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। द ग्लास इज मोर फुल देन दैट ग्लास। अब कोई ग्लास फुल है तो वो फुल है, उसको कंपेयर हम थोड़ी ना कर सकते कि वो ग्लास से ज़्यादा फुल है। कोई ग्लास फुल है मतलब फुल है, तो कभी भी इसे कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। हमारा सेंटेंस नॉर्मल हो जाएगा, द ग्लास इज फुल।
उसी तरह दूसरे सेंटेंस में है द मूवी इज मोर वंडरफुल देन दैट मूवी। अब आप देख सकते हैं कि वंडरफुल का कोई डिग्री नहीं होता है, मोर वंडरफुल, मोस्ट वंडरफुल ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। वंडरफुल मीन्स वंडरफुल, बहुत वंडरफुल, बहुत अच्छा, तो इसे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। तो नॉर्मल ये सेंटेंस हो जाएगा द मूवी इज वंडरफुल। ये सारे सेंटेंस आप अपने डेली लाइफ में यूज जरूर करते होंगे और आप रॉन्ग यूज करते होंगे, तो आज के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे वर्ड्स को अपने लाइफ में सही तौर पर यूज करेंगे। तो जैसा कि कल मैंने आपको रूल से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस दिए थे और मैंने देखा कि कुछ लोगों ने उसे कमेंट सेक्शन में भी सही किया है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह था, वन ऑफ द बॉय इज सेलेक्टेड बाय द टीचर। तो जैसा कि मैंने आपको रूल के अकॉर्डिंग बताया था कि वन ऑफ द के बाद हमेशा आपको प्लूरल नाउन का यूज करना है, इसलिए यहाँ बॉय ना होकर बॉयज यूज होगा। दूसरा क्वेश्चन है नो सूनर डिड ही अराइव देन शी स्टार्टेड वर्किंग। तो आपको पता होगा कि नो सूनर के बाद हमेशा आपको देन जो कि THAN का यूज करना है, और यहाँ क्योंकि THEN का यूज किया गया है इसलिए हमारा THEN की जगह अब THAN करेक्ट होगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन था द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर इज कमिंग हियर। क्योंकि मैंने आपको रूल में बताया था कि अगर सेपरेट पर्सन हो तो आपको हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करना है। तो क्योंकि यहाँ द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर दोनों अलग अलग पर्सन हैं जो कि सेपरेट पर्सन हैं, तो हमें हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करना है। तो यहाँ इज यूज ना होकर आर यूज करेक्ट होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन था आई एज वेल एज हिम इज अ गुड बॉय। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एज वेल एज के बाद हमेशा आपको किस केस का यूज करना है, नॉमिनेटिव केस का, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का। और क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस हिम यूज हुआ है तो आप हिम को काट कर ही यूज करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे क्वेश्चन सही हो रहे होंगे और आगे भी इसी तरह सही होते रहेंगे। तो आज के रूल से रिलेटेड बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए। क्वेश्चन है रमन डिवाइडेड द मनी बिटवीन स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन है द ताजमहल इज वर्थ टू वॉच। थर्ड क्वेश्चन है द टीचर हैज बीन टीचिंग द कंसेप्ट फ्रॉम 5 days। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आई हैव इटन मोर देन इनफ। आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। अगर आपको एरर नहीं मिलता है तो आपको पार्ट डी को सेलेक्ट करना है। तो जैसा कि हम इस सीरीज में कंटिन्यूअसली आपके लिए कंटेंट ला रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इससे प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर आपको ये सारे कंसेप्ट से थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो रहा है तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, तभी हमें भी और मोटिवेशन मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।